बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेस्पर थ्योरी को पढ़ेंगे। वेलनेस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपलियन थ्योरी को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको परपोज किया है, जनरल जल्दी पढ़ेंगे इसके पोस्टुलेट वगैरह को। उसके बाद आगे जो कंसेप्ट है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे, इट वाज प्रपोज बाय गिलेस्पी एंड नायलोम इन 1970। इन 1970 में गिलेस्पी और नायलोम ने इसको प्रपोज किया है, वेलनेस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपलियन थ्योरी को। इट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, आल्सो डिटरमिन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यानी ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को नहीं बताता, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है कि इस मॉलिक्यूल का शेप बेंट एंगुलर है, इस मॉलिक्यूल का शेप ट्रायगोनल पिलिनर है, इस मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल है, इसका मॉलिक्यूल का शेप स्क्वायर बायोपिरामिडल है। उसके बारे में ये जो है वेस्पर थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करता है। अब वेस्पर थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट है उस पर जाते हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन अ स्पेस around central atom in such a way that the distance between them is maximum and electron pair repulsion is minimum। इस पॉइंट को गौर से आपने सुनना है। क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द है, वो उनके दरमियान जो लोन पेयर है उनके दरमियान रिपलियन कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है। क्या कह रहा है? डिस्टेंस ज़्यादा है और रिपलियन कम है। अगर रिपलियन ज़्यादा होता तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता। मतलब ये है कि मैं ये कहता हूँ कि ये वाटर है, मिसाल के तौर पर ये H2O एक मॉलिक्यूल है, ये H2O है, ये वाटर है। यहाँ पर ये बात ये कह रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर जो है, इनके दरमियान जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। ये क्या है कह रहा है? मैक्सिमम है और आपस में जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, वो मिनिमम है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते, तो इस थ्योरी का पहले पॉइंट ये है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज है सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द के उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है और रिपलियन कम है। डिस्टेंस ज़्यादा है, रिपलियन कम है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, रिपलियन कम है, उसका फ़ायदा ये है कि रिपलियन अगर कम होगी तो ये जो मॉलिक्यूल बना है वो स्टेबल बनेगा। अगर इस मॉलिक्यूल के दरमियान रिपलियन ज़्यादा है, उनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान अगर रिपलियन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। यहाँ पर ये इस थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है और रिपलियन कम होती है। तो मतलब समझ आ गई ना रिपलियन का, यानी लोन पेयर के अंदर रिपलियन कम होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है। रिपलियन कम होगी तो मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले पॉइंट आपने समझ दिया। Those electrons which are form bond are called bond pair and those which do not form bond are called lone pair। अब आपने एक बात में आपने क्या करना है, सही तरीके से समझना है कि बॉन्ड पेयर क्या होता है और लोन पेयर क्या होता है। अब वीबीटी आपको बताती है कि बॉन्ड पेयर क्या होता है और लोन पेयर क्या होता है। मैं यहाँ पर NH3 को ड्रा कर रहा हूँ, ये NH3 है, इसको खोल कर लिखता हूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये तीसरा हाइड्रोजन है। अब बात ये है कि उसके ऊपर एक लोन पेयर है। अब यहाँ पर NH3 के 3 इलेक्ट्रॉनों ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। जब जो बॉन्ड बनाए, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए, उसको हम बॉन्ड पेयर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? बॉन्ड। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाए उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर कहेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड न बनाए, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जाहिर हो जाए, जो बॉन्ड न बनाए, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो इसका दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का ये था, those electrons which form bond are called bond pair and those which do not form bond are called lone pair। अब यहाँ पर जो ऊपर बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पांचवें ग्रुप का है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, 2 ऊपर बच गए हैं, तो जो 2 बचे हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर कहेंगे। अब दूसरे पॉइंट का भी मेरे ख्याल में आपको समझ आया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, a lone pair occupy more space than bond pair, hence it will cause more repulsion। अब होगा क्या? यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो स्पेस ज़्यादा होगी वो लोन पेयर में होगी, क्योंकि वहाँ पर रिपलियन ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा रिपलियन जो है, रिपलियन का अगर आप ऑर्डर लिखना चाहते हो,
रिपलियन का अगर आपने ऑर्डर लिखना है, क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है, तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर और लोन पेयर, सबसे ज़्यादा जो रिपलियन है लोन पेयर एंड लोन पेयर और लोन पेयर के अंदर सबसे ज़्यादा रिपलियन होगी। उसके बाद बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगी। उसके बाद कौन से में होगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगी, बॉन्ड पेयर में होगी, सही है। और उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होगी। मतलब क्या है, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिपलियन लोन पेयर में होगी, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगी, फिर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में होगी। इसका मतलब क्या है, मैं ये समझाना चाहता हूँ, सही है। मतलब क्या है, अब देखो मैं यहाँ पर पानी बना रहा हूँ, H2O बना रहा हूँ, सही, आसान एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक बात याद रखना, इस थ्योरी का तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा रिपलियन इन दोनों में होगी। मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा रिपलियन ये लोन पेयर और लोन पेयर में होगी। फिर कहता है दूसरे में सबसे ज़्यादा रिपलियन उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगी, ये लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में, और सबसे जो कम रिपलियन होगी ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर में होगी। ये बात याद रखना। इसके अगर आप ऑर्डर लिखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा रिपलियन की ऑर्डर लिखना चाहते हो, रिपलियन का क्या लिखना चाहते हो, ऑर्डर लिखना चाहते हो, तो वो ऑर्डर कैसे होगा, लोन पेयर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके रिपलियन होगी, फिर लोन पेयर, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगी, और उसके बाद बॉन्ड पेयर में होगी। ये बात याद रखना है। ऑर्डर ऑफ रिपलियन ये होगा, सबसे ज़्यादा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। तो आपने मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट समझ गए हो कि ये जो लोन पेयर है इनके दरमियान सबसे ज़्यादा रिपलियन होगी, फिर ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा, और फिर बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर वाले वो होंगे जो बॉन्ड बनाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं ना, तो उसको बॉन्ड पेयर कहेंगे। यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया हुआ है ये बॉन्ड पेयर है, जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो लोन पेयर होंगे। अब पांचवी बात हुई बीटी की क्या है, सही है। अब देखो चौथी बात क्या है, चौथी बात पढ़ेंगे उसके बाद फोर्स ऑफ रिपलियन डिक्रीज विद इंक्रीज बॉन्ड एंगल। ये बहुत इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कहता है कि बॉन्ड एंगल अगर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर फोर्स ऑफ रिपलियन कम होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। मुझे ये कहता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, सही है। फिर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये फास्फोरस है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। ये कंसेप्ट को सही तरीके से आप लोगों ने समझना है, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ये कहते हैं कि यहाँ पर किसके बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इसके बॉन्ड एंगल ज़्यादा है या इसके बॉन्ड एंगल। यहाँ पर मैं इस पॉइंट को समझाना चाहता हूँ, फोर्स ऑफ रिपलियन डिक्रीज विद इंक्रीज एंड बॉन्ड एंगल। एक बात याद रखना, यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपलियन, एक बात आपने याद रखना है कि यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। अब यहाँ पर फ़र्क क्या है, फ़र्क यहाँ पर सेंट्रल एटम का है। जो सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा तो लोन पेयर के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर इस बॉन्ड एंगल के ऊपर क्या होगा, इस जो बॉन्ड पेयर के ऊपर इफेक्ट इस बॉन्ड जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना इसके ऊपर कम हो जाएगा। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या फास्फोरस। तो पहली बात आपने ये समझना है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से। जब नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम आएगा। जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट इस बॉन्ड एंगल पर कम होगी। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट इस बॉन्ड एंगल पर कम होगी, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की इफेक्ट, तो ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जो NH3 का बॉन्ड एंगल है, NH3 का बॉन्ड एंगल जो है वो ग्रेटर होगा PH3 से। ये बात याद रखना, ये बॉन्ड एंगल का जो मैंने आपको ये कंसेप्ट दिया। अब आपसे सवाल जो है कर सकते हैं टेस्ट में
कि NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा या PH3 का, तो आपने कहना NH3 का। बस टीचर ये कहते हैं कि NH3 का बॉन्ड एंगल कम है और PH3 का ज़्यादा है। वो उस तरह कहते हैं कि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम है। नहीं, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, मैंने जो कंसेप्ट दिया, देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी ये फास्फोरस है, एक ही ग्रुप के है, सही है, दोनों के ऊपर एक एक लोन पेयर है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये इस लोन पेयर को रिपेल करेगा, ये भी लोन पेयर को रिपेल करेगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इस लोन पेयर को ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, तो इफेक्ट बॉन्ड एंगल के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। तो बॉन्ड एंगल NH3 का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू PH3 के मुकाबले में। सही है, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, ये हमेशा याद रखो। सही है। फिर क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। पांचवी जो पॉइंट है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पॉइंट को फिर दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पॉइंट को सही तरीके से समझो, रटे नहीं मारो, रटू से कोई कंसेप्ट नहीं बनता। ये पॉइंट को याद नहीं करवा, आप याद करने का कोई वो नहीं है, आपने जहन में बिठाना है कि ये इसका मकसद क्या है। सही है, मकसद को समझोगे तो फिर रटे मारने की क्या ज़रूरत है। अब देखो पांचवा पॉइंट, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अब जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का जो शेप है वो ये डिपेंड करता है कि उसके इर्द गिर्द सेंट्रल एटम कितने हैं, उसके इर्द गिर्द जो वैलेंस शेल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, वहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, इन सब पर मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है। इसको मैं मिटाता हूँ, आपको बताता हूँ इस पॉइंट का मतलब क्या है। तो एक बात याद रखना कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ NH3, यहाँ पर क्या लिखता हूँ, NH3 लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H2O लिखता हूँ। अब इनका शेप जो है वो लोन पेयर पर डिपेंड करता है। एक बात याद रखना, किस पर डिपेंड करता है, लोन पेयर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये नाइट्रोजन के मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, याद रखना ये हाइड्रोजन होगा। फिर मैं वाटर का ड्रा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये वाटर, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल लोन पेयर पर डिपेंड करता है। आपको एक बात पता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है। ये पॉइंट तो आपको समझ आ गई है, इस पॉइंट को समझाना चाहता हूँ। ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल का शेप लोन पेयर पर डिपेंड करता है। सही है, अगर एक आप देखो इसके ऊपर 1 लोन पेयर है तो इसका जो शेप है उसको हम कहेंगे ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, ट्राइगोनल बाय पैरामिडल, ट्राइगोनल पैरामिडल कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्राइगोनल पैरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पैरामिडल कहेंगे इसके शेप को। और इसके शेप को हम कहेंगे बिंट एंगुलर। क्या कहेंगे, एंगुलर कहेंगे इसके शेप को, बिंट एंगुलर। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जो शेप आपने देखा हुआ है, ये शेप किस पर डिपेंड कर रहा है, ये लोन पेयर के ऊपर। किस तरह लोन पेयर के ऊपर डिपेंड कर, यहाँ पर 1 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है। यहाँ पर लोन पेयर ज़्यादा है तो ये इसका जो डिविएशन है बॉन्ड एंगल का वो ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। यहाँ पर डिविएशन बॉन्ड एंगल का ज़्यादा है, सही है, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। अब देखो इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 होता है, सही है, 104.5 होता है, इसका समथिंग 107.5 होता है। ये बात याद रखना है, सही है, या 107 भी बाज़ किताबों में लिखा होता है।
यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल कम है, इसका ज़्यादा है। ये क्यों? लोन पेयर की वजह से। इसका शेप बेंट एंगुलर है, इसका ट्रायगोनल प्लेनर पिरामिडल है। इसका मतलब ये है कि ये लोन पेयर पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर दो लोन पेयर है, बेंट एंगुलर शेप आ गया। यहाँ पर एक लोन पेयर है, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप आ गया। अब इसके एंगल पर भी ये इस वजह से, इसके लोन पेयर की वजह से इसके एंगल में भी फर्क आ रहा है। सही है, इसका 104.5 आ रहा है और उसका 107.5 आ रहा है। तो ये पॉइंट आपने मेरे ख्याल में समझ आप लोगों को आई है। उसके बाद एक छठा पॉइंट भी है वीबीटी का, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो ये है कि मल्टीपल बाण है वो हम कंसिडर करेंगे सिंगल कोवलेंट बाण में। मल्टीपल कोवलेंट बाण विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल। सही है, सिंगल कोवलेंट बाण हम उसको कंसिडर करेंगे। सही है, तो ये मेन मकसद थी इस चीज़ का कि वीबीटी का जो ये पास्टुलेट थे, इनका मकसद क्या था। ये पास्टुलेट बेसिकली हम तो पढ़ते हैं, रटे मारते हैं, लेकिन इस पास्टुलेट का मेन मकसद को नहीं समझते हैं। तो आज हमने ये मेन मकसद आपको बताया है। सही है, इंशाल्लाह उसके बाद थोड़ा आगे हम और स्टार्ट करेंगे। इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि वीबीटी में जो शेप को कैसे डिस्कस कर रहा है। सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगे वीबीटी का जो है वो आगे एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी में पहले हम ये पढ़ेंगे कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। हम उसके शेप के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। जो हमें शेप के बारे में ये बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले उस मॉलिक्यूल को हम बताते हैं। तो वो होगा BeCl2 होगा, BeF2 होगा। सही है, मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद BeBr2 हो सकता है, BeI2 हो सकता है। ये वो मॉलिक्यूल है, मैं इसकी शेप डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो मॉलिक्यूल है कि यहाँ पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं सेंट्रल एटम बेरिलियम के ऊपर। सही है, अब देखो यहाँ पर BeCl2 के हम स्ट्रक्चर शेप को डिस्कस करना चाहते हैं कि BeCl2 की शेप किस तरह होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखें कि ये BeCl2 है, BeCl2 है। आपको पता है, पहले आपने बेरिलियम को देखना है। तो बेरिलियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बेरिलियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर मैं ये बेरिलियम लिखता हूँ, ये बेरिलियम है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं इसके इलेक्ट्रॉन को करास से जाहिर कर रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो 1 2 3 4 5 6 7। सही है, यहाँ पर भी मैं क्लोरीन ड्रा कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, अब ये शीरिंग क्या हुआ है, BeCl2 बन गया। अब होगा क्या यहाँ पर, इसका अगर हम मैं इस तरह रियल बाण बनाऊँ, यहाँ पर Be, यहाँ पर ये क्लोरीन, यहाँ पर ये क्लोरीन। शेप इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है कि इसके बाण को डिवाइड करे, इसके ऊपर कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो इसका जो शेप होगा वो लीनियर शेप होगा। यहाँ पर इसका शेप क्या होगा, शेप इस BeCl2 का जो है वो लीनियर होगा, लीनियर शेप होगा। याद रखना, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा SP होगा। क्या होगा? SP होगा हाइब्रिडाइजेशन। और जो बाण एंगल है, बाण एंगल इसके अंदर होगा वो होगा, इसका जो बाण एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री इसका बाण एंगल होगा। यहाँ पर जो बाण एंगल है इसका कितना होगा? 180 डिग्री इसका बाण एंगल होगा। यहाँ पर मैं बाण एंगल को बना रहा हूँ कि बाण एंगल इसका कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पर इसका बाण एंगल 180 डिग्री बनेगा। ये शेप भी, यानी पहले हमने कहा शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम दूसरा जो है वो बता रहे हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 की जगह यहाँ पर क्या लिखना है आपने? 3 लिखना है। क्या लिखना है? 3 सही है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को लिखना है। तो यहाँ पर मैं वहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वालों को लिखूँगा, तो जिस तरह BF3 है, BF3 है, BH3 है, BCl3 है। ये वो मॉलिक्यूल है
जिसके बोरान के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, 3 इलेक्ट्रॉन तैयार होते हैं। तो इनका शेप क्या होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले BF3 के पढ़ते हैं। BF3, ये BF3 है, बोरान है, आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सही है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, कि कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये बोरान बॉन्डिंग के बारे में पहले लेक्चर दिया हुआ है। ये बोरान है, तो एक फ्लोरीन से यहाँ मिल गया, दूसरे फ्लोरीन से यहाँ मिल गया, तीसरे फ्लोरीन से यहाँ मिल गया, कोई लोन पेयर वगैरह चक्कर वगैरह उसका नहीं है। तो इसका जो शेप होगा, इसका जो शेप होगा, शेप इसका होगा, इसका जो शेप होगा वो ट्रायगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर होगा, प्लेनर होगा। सही है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना है ना तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। और जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो होगा 120 का इसका बॉन्ड एंगल होगा। इसी तरह अगर आपने BF3 की जगह BCl3 लिख लिया, क्या लिख लिया? यानी मैं कहता हूँ AlCl3 लिख लिया, AlCl3, तो उसका भी यही है। अगर किसी मॉलिक्यूल के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप हमेशा ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ये बात याद रखना। ये एल्युमिनियम है, ये भी बोरान वाला ग्रुप का है। सही है। यहाँ पर देखो, तो ये एल्युमिनियम को मैं सेंट्रल एटम मान रहा हूँ। यहाँ पर ये 3 क्लोरीन से मिला हुआ है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। आपने ये देखा है कि इसका शेप क्या होगा? जो शेप BF3 का है वो शेप एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का होगा। सही है। तो इसका शेप क्या होगा? यहाँ पर ये कौन डिस्कस कर रहा है? ये वेस्पर कर रहा है। सही है। इसका जो शेप है, इसका जो शेप होगा वो होगा ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, इसका शेप क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर होगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। और बॉन्ड एंगल जो है वो होगा 120 का होगा। और ये एसिड है, ये क्या है? एसिड है। ये भी क्या है? एसिड है। इसके ऊपर कोई लोन पेयर चक्कर, उसका लोन पेयर वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। सही है। उसी तरह अगर हम बता दें BH3 के बारे में, तो BH3 का भी शेप इसी तरह होता है। सही है। ये बोरान है, तो बोरान ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। सही है। अब ये हाइड्रोजन है, तो इसके अगर शेप की देखो, शेप क्या होगा इसका? आपने खुद बताना है अभी। शेप इसका क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर होगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? आपने खुद बताना है। हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp2। और जो बॉन्ड एंगल आपने खुद बताना है, क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल होगा। तो इस तरह आपने शेप को आप डिस्कस कर सकते हो। फिर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। सही है, 4। तो इसको हम शॉर्ट लिख सकते हैं कि CH4 को हम बता सकते हैं यहाँ पर, CH4 वाले को। सही है, क्योंकि उसके ऊपर कोई लोन पेयर का चक्कर नहीं है। सही है। यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन सेंट्रल एटम है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मुझे ये बताओ कि इसका शेप क्या होगा? इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। शेप इसका होगा टेट्राहेड्रल होगा। इसका जो बॉन्ड एंगल वो कितना होगा? बॉन्ड एंगल इसका होगा वो 109.5 डिग्री होगा। सही है, बॉन्ड एंगल। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हमने हाइब्रिडाइजेशन पहले पढ़ा हुआ है ना, अब सीखते हैं आगे।
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। ये क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा और ये न्यूट्रल है, सही है। तो मीथेन का हमने कहा कि वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा और इसके ऊपर कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, सही है। अब हम आगे जाते हैं, CH4 की बात कर दिया, इस तरह आप CCl4 की बात कर सकते हो। देखो CCl4 को देखो आप, ये कार्बन है, ये सी कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब देखो यहाँ पर इसका शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, शेप को देखो तो इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा, सही है। बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। तो इस तरह आपने शेप बता सकते हो, सही है। उसके बाद आगे हम जाएंगे कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग, सही है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। क्या कहेंगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। अब आपने खुद बताना है ये कौन सा होगा जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। ऐसे मॉलिक्यूल बताओ। तो NH3 है, PH3 है, सही है। देखो NH3 अमोनिया है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। मुझे बताओ यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितने हैं, 1 है, तो मैं 1 लोन पेयर लिख सकता हूँ। इसी तरह आप आगे जाएं तो फास्फोरस को आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसी तरह है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर है, सही है। यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। आप मुझे बताएं कि इसका शेप क्या होगा। अगर 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, उसका शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। क्या होगा, शेप क्या होगा इसके अंदर, शेप, क्योंकि लोन पेयर ने इसको, इस बॉन्ड को थोड़ा नीचे कर दिया है ना। शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल वरना तो 109.5 था लेकिन कम हो जाएगा लोन पेयर की वजह से। कितना होगा, 107.5, किसी किताबों में 107 लिखा होता है, सही है। उसी तरह इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगा sp3 होगा, सही है। ये लिवेस एसिड है, लिवेस BS है, सॉरी लिवेस क्या है, BS है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है। इसी तरह PH3 का भी शेप क्या होगा, शेप आपने खुद बताना है इसका। 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो इसका शेप होता है क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका, आपने खुद बताना है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका बॉन्ड एंगल होगा 107.5 से थोड़ा कम या ज़्यादा इस तरह होगा, थोड़ा सा कम होगा, सही है। उसी तरह इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, sp3 होगी। और याद रखना ये लिवेस बेस है, लिवेस बेस होगा क्योंकि लोन पेयर मौजूद है। तो ये सारे कंसेप्ट 1 मिनट में आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, सही है। तो ये हो गया। उसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ऐसा कौन सा होगा जिसके ऊपर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर होंगे, सही है। तो वो कौन सा होगा, देखो यहाँ पर आपने लिखना है 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। वो कौन सा होगा, तो वो वाटर होगा, H2O होगा, सही है। ये H2O है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम कम है, सही है। यहाँ पर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर इसका शेप होगा, आपको पहले बताया भी है,
इसका जो शेप होगा वो बिंट एंगुलर होगा, बिंट एंगुलर होगा। ये क्या होगा? शेप बिंट एंगुलर होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। सही है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? शेप इसका बिंट एंगुलर होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 104.5 होगा। और याद रखना ये यूएस बेस है क्योंकि लोन पेयर मौजूद है,